हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और बेसिकली हम लोग जो ये आज वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो एसएससी जीएसटी एसएसटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पेपर होता है एसएससी कंडक्ट कराती है। बेसिकली वो हर साल ही होता था, बट कोरोना की वजह से कुछ उसमें ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, टाइमिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है उसकी। 2021 में और 20 के अप्रॉक्स पेपर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसका जो दो पार्ट में पेपर होता है, बेसिकली हम जो पेपर 2 है उसको यहाँ पर जो जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कहते हैं, उसमें दो सेक्शन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, और दूसरा पोर्शन होता है ऐसे का, जिसमें ऐसे एक हमें 500 वर्ड्स में इंग्लिश में लिखना होता है और दूसरा हमें हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग का जो वीडियो है उसका जो सब्जेक्ट है वो है जो ऐसे होते हैं, जो निबंध होते हैं, जो हमें लिखने होते हैं, उनकी बात करेंगे कि उसमें बेसिकली थीम क्या होती है, किस पैटर्न पर ऐसे पूछे जाते हैं, हम पेपर 2 को तैयार कैसे करें, क्योंकि ये वो एरिया होता है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में लास्ट टाइम पे एस दिलाता है, मतलब आपको एक बेहतर पोजीशन हासिल कराता है, स्ट्रेटेजिक मूव आपको दिलाता है। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, उससे पहले जानना जरूरी है कि हम ये जो टॉपिक्स हैं इसको ये बेसिकली पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2017 18 का 17 का आप देख सकते हो, उसके बाद 19 का है, फिर 20 का है, और जो अभी 2022 का हुआ उसमें जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं ऐसे, उसको यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसके अलावा आप आई एग्जाम भी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी। 2022 तक आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि जो क्वेश्चंस है उसमें पहला आप देख रहे हो डेमोक्रेसी पे है, दूसरा थोड़ा सा इन्वायरमेंट या फिर स्वच्छता से कह सकते हो रिलेटेड। 2017 का पीरियड चल रहा है। ठीक है, जो ऐसे पूछे जाते हैं वो उस साल या उसके पीछे के एक दो साल से जुड़ते हुए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा 2014 से स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण वगैरह ऐसे करके बढ़ती गई चीजें, तो कहीं ना कहीं ये उससे भी जुड़ रहा है। तीसरा, इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर 2017 में पेपर हुआ है तो 2016 में जो पेरिस हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट था, 2015 में जो पेरिस जो हमारी क्लाइमेट जो पूरी संगोष्ठी बैठी थी, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था माना UNFCCC का, तो उसके अंदर जो पूरा उनको पेरिस एग्रीमेंट था उसको 2016 से लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसकी थीम पर निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हो, विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद योग और जीवन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। उसके बाद करप्शन फ्री इंडिया, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, फिर परिवार का बदलता स्वरूप, ये भी थोड़ा सा आप एक टाइप के लिए हटा सकते हो, क्योंकि ये जनरली बच्चे इन जो ये पहला और जो चौथे नंबर का ऐसे है, ऐसे ऐसे को जल्दी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। 2019 वाला देखते भाई, उसमें क्या पूछा गया, पहला टेक्नोलॉजी पे है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर है, तीसरा क्या है, कास्ट इनइक्वलिटी, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से देख सकते हो मिलता जुलता, चौथा गोल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन आपको दिख रहा होगा एक ये। फिर नीचे हिंदी में भी पूछा गया है शिक्षा का निजीकरण, फिर युवा वर्ग और विदेश, फिर जो हमारी मेटलिस्टिक सोसाइटी हो रही है, ठीक है, कंज्यूमरेटिव जो सोसाइटी हो रही है, उपभोक्तावादी, ठीक है, वैसा समाज, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, चलो। 2020 में साइबर क्राइम्स पे पूछा गया है, उसके बाद मोरल वैल्यूज पे पूछा गया है, फिर स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है और जो राजनीति है उससे पूछ रहा है, फिर वोकेशनल एजुकेशन, फिर से एजुकेशन आ गया यहाँ पर। फिर हिंदी वाले में क्या पूछा गया तो देख लेते हैं भाई, आजादी के 7 दशक, ठीक है, 2022 में भाई 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उससे कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है या ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर युवा वर्ग, पीछे भी आपने युवा वर्ग पे क्वेश्चन देखा था, और फिर से युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या। तीसरा, पर्यावरण, फिर से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं। फिर शिक्षा का निजीकरण, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 2022 में देखो, अब यहां पर थोड़े से डिस्टिंक्ट, मतलब थोड़े से अलग टाइप के टॉपिक दिखेंगे, पर अगर आप इनके एसेंस में जाओगे, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, तो आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक एक
जो पॉइंट है वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। अगर आपने उसको तैयार कर लिया है तो आप इन पर 500 वर्ड्स को लिख सकते हो इजिली। सबसे पहला आप देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम। कहीं ना कहीं 2021 और 20 का कोरोना जो डिकेड पूरा जो ईयर चला, फिर उसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से एक वर्क फ्रॉम होम बहुत न्यूज में रहा, तो उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा थोड़ा सा अटपटा एंड अनयूजुअल समर वेकेशन, थोड़ा सा अटपटा कह सकते हो, और 4 में एक ही तो करना है, तो अगर है तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अटपटा है, हालांकि देखने में अटपटा है बट इजिली डुएबल है। तीसरा फिर से वही इन्वायरमेंट, अफॉरेस्टेशन, वनी जो वन का वनोन्मूलन होता है, वन का जो पेड़ पौधों को जो काट दिया जाता है, उस पर क्वेश्चन। चौथा, हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। फिर से कहीं ना कहीं वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह की बात कर रहा है। एक बार हिंदी में दे रहा है तो फिर इंग्लिश में पूछ ले रहा है, ऐसे करके कर रहा है। हिंदी वाले देखते हैं भाई। सोशल मीडिया मानव निजता का उल्लंघन है, तो फिर से वही बात कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं ये एक ही बिंदु के इर्द गिर्द के सारे टॉपिक हैं। जब हम ऐसे में अभी आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि एक पॉइंट से हमें कैसे बाकी बहुत सारे पॉइंट को जोड़ना होता है, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो क्या करेगी? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारी रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी खत्म होने लगेंगे। मतलब हमारे पास जो संसाधन है उनका कहीं ना कहीं दोहन बहुत तेजी से होगा। तो आप इसको एनवायरनमेंट से भी जोड़ सकते हो। उसके अलावा इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है, एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है, और भी चीजें हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे। फिर आप देख रहे हो गांधीवाद की प्रासंगिकता, ये बहुत ही अच्छा, अगर इस पर कोई भी बच्चा लिखता है तो यहाँ पर मार्क्स लोगों से ज्यादा मिलने की उम्मीदें, बाकियों से ज्यादा मिलने की उम्मीदें बनती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, तो फिर 2022 देख रहे हो भाई, ओलंपिक का टाइम आ चुका है, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा तो कब बनेगा भाई? अगर ओलंपिक के टाइम पे भी इंटरनेशनल गेम्स की, स्पोर्ट्स की बात नहीं करेगा पेपर, तो फिर कब करेगा? तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर ड्रिवन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जब ऐसे करने, ठीक है, अब इसमें अगर गौर से आप देखोगे तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे सोसाइटी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, सोसाइटी, हम लोग इंडिया में ही पेपर दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है भाई। तो सोसाइटी को जब आप देखते हो तो सोसाइटी में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज है सोसाइटी में, सोसाइटी यानी सोशल एस्पेक्ट तो होता ही है ना, ठीक है। अब सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है? सोशल एस्पेक्ट में आ जाता है कास्ट, ठीक है, हमारी जाति हो गई, ठीक है, जो छुआछूत, भेदभाव, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई कास्ट में, ठीक है। दूसरा सोसाइटी में आप क्या देखते हो? महिलाओं के साथ, महिलाओं की स्थिति है ना, जो हमारी जो मतलब वुमन है, औरतें जो हैं, फीमेल्स जो हैं, ठीक है, महिलाओं की भूमिका सोसाइटी में, जो रोल ऑफ वुमन है, वो आप देखते हो कि उनकी भूमिका को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारी सोसाइटी मेजरली अगर बोलेंगे तो मेल डोमिनेटेड है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। तो उनके संबंध में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो, जिस्ट वाइज या पॉइंट वाइज बना लेते हो, तो ऐसे में बहुत सारे पॉइंट आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। अभी आगे देखेंगे हम। फिर तीसरी बात कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ आप आज के टाइम पे देख रहे हो जो एक सोशल एस्पेक्ट है, जिसको आप कह सकते हो समाज में जो असमानता बढ़ रही है ना, समाज में असमानता। अब वो असमानता बहुत सारी संदर्भ में हो सकती है। आर्थिक संदर्भ इसका एक पक्ष होता है, उसके अलावा भी असमानताएं बहुत प्रकार की होती हैं। महिलाओं को ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते हैं, पुरुषों को ज्यादा अवसर मिलते हैं। गांवों में जो लोग रहते हैं उनके, आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत से लोग उसको कहते हैं, औरतें उसको जस्टिफाई भी कर देती हैं। एक सर्वे में ये बात भी निकल के आई कि 10 में से जो 7 औरतें थी ग्रामीण क्षेत्रों की, उन्होंने ये सही माना कि भाई जो औरतें हैं वो पुरुषों के खाना या पूरे परिवार के खाना खाने के बाद खाना खाती हैं, ये एक अच्छी बात है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, 10 में से 7 औरतें ऐसा कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उनकी जो साइकोलॉजी है उस पर क्या डाल रखा गया है या क्या उनको समझा रखा गया है। तो एक वो बात हो गई, ठीक है। समाज में असमानता हो गई, समानता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। फिलहाल एक सोशल एस्पेक्ट हो गया, ये तो एक थोड़े से एग्जांपल थे। उसके बाद कुछ एक होता है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्थिक परिदृश्य या आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हो आप, ठीक है। समाज का एक आर्थिक क्षेत्र भी होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है उसका एक आर्थिक क्षेत्र भी होता है। जैसे किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों के लिए आराम से वो एलिजिबल है, उन पदों में जा सकता है, नौकरियां कर सकता है, बहुत से लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में ज्यादा था,
आज के ज़माने में भी ऐसा है भाई। अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन जो आरक्षण वगैरह है वो बहुत ख़राब चीज़ है, तो उसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं भाई, वो ऐसे ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक कारण है, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उनके संदर्भ में भी बहुत सारी समस्याएं मौजूद हैं आर्थिक संदर्भ में। कुछ लोगों के पास पैसे ना हो पाने की वजह से वो एक अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसको हम पौष्टिक भोजन कहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनका जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, और फिर वो आगे चलकर एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाते हैं, जिससे क्या एक विसियस साइकिल बन जाता है, एक दुष्चक्र बन जाता है, और कुछ लोग या कुछ परिवार या कुछ वंश उसी के अंदर फंस के रह जाते हैं। तो एक वो भी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है। अगर आप उन सबको समझ गए हो तो बहुत सारी चीजें भी आगे आप आराम से देख पाओगे। फिर आता है पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, ठीक है, या पॉलिटिकल सेक्टर कह सकते हो। अब पॉलिटिकल सेक्टर में क्या देखते हो, कुछ लोगों के पास पावर का सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है। कुछ लोग पास बहुत सारी शक्तियां हैं, परिवार के पास, या होता है नहीं हमारे चाचा विधायक हैं, वैसा टाइप का जो चला आ रहा है कि उनके फिर पापा थे, फिर दादा हैं, फिर बच्चा है, फिर उसके नीचे पावर ट्रांसफर हो रही है, वर्टिकली पावर ट्रांसफर हो रही है। पर ट्रांसफर जो पावर हॉरिजॉन्टली समाज में होनी चाहिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, ठीक है। पावर ये है, अब पावर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इस बंदे से इस बंदे को, इस बंदे से इस बंदे को, इस बंदे से इस बंदे को, ठीक है। अब ये अपने बच्चे को दे देगा, फिर वो अपने बच्चों को, ऐसे करके जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, पावर ऐसे करके विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, मतलब पावर सबके पास आनी चाहिए। क्या हमारे समाज में ऐसा होता है? आपके गांव के प्रधान के यहाँ कहीं अगर आप एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, फिर अगली बार उनका बेटा खड़ा हो जाएगा, फिर कोई खड़ा हो जाएगा, और कोई दूसरा गांव का, मतलब कोई गांव में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होने जाएगा, तो फिर कई तरीके की अड़चने लगाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको खामी नजर आएगी। फिर अगर आज भी आप बात करो कि भारत में जो महिलाएं हैं वो कितने, मतलब कितने परसेंट जो सांसद हैं वो महिलाएं, हार्डली अगर आप उसको काउंट करने जाओगे तो वो 11% के समथिंग आता है। जबकि साउथ एशिया की अगर बात करते हैं, दक्षिण एशिया की अगर बात करते हैं, तो वहां पर एवरेज परसेंटेज 17% आता है। मतलब हमारे यहाँ से तो एटलीस्ट ज्यादा ही है। लेकिन आदर्श क्या होना चाहिए, आदर्श स्थिति क्या है कि जब सांसद में, जो हमारी संसद होती है, वहां पर सांसदों की संख्या में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर हो या आसपास हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं 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 ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी आपको समस्या नजर आएगी, ठीक है, ठीक है। अब बात आई कि सर आपने ये जो लिखा, मुझे तो ये लग रहा है ये सोशल में होना चाहिए, इकोनॉमिक में होना चाहिए। नहीं भाई, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में अंतर संबंधित होती हैं, बहुत अलग नहीं होती हैं। सिर्फ एक बाइफर्केशन किया जाता है, ताकि एक अलगाव, एक अलग इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाए चीजें, ठीक है। कितनी बात समझ में आई ना। अब अगर आप पीछे जाते हो, जो मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए, उसके अलावा भी 2-3 क्षेत्र हैं, जैसे आप लिखना चाहो तो एक हो गया वैज्ञानिक या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक क्षेत्र हो गया ना, प्रौद्योगिकी, ठीक है। एक ये क्षेत्र हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट वैसे बहुत अलग नहीं है भाई, वो समाज के अंदर का ही एक भाग है ना, इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब अगर आप पीछे जाकर देखते हो तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर से हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी किसका पार्ट होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। तो कहीं ना कहीं अब आप लिख सकते हो, अभी आपको 2-3 ही बात बताइए जबकि, लेकिन अगर आप समझिए, हम सोसाइटी में जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, वहां पर एक इशू की हमने पूरी लिस्ट बना ली, और फिर हम डेमोक्रेसी इन इंडिया लिखना शुरू करेंगे, तो क्या लगता है आप आसानी से इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तब कर ले जाओगे, ठीक। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो गया। फिर क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, तो ये वैसे तो करंट ओरिएंटेड था, इसको मैं करंट ओरिएंटेड बोलूंगा, पर फिर भी करना है तो आप इन्वायरमेंट या सोसाइटी में से किसी एक खाने में डाल सकते हो। इन्वायरमेंटल इशूज सामने दिख रहा है भाई। विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स, अब गांवों में क्या समस्याएं होंगी, सोशल प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमने सोसाइटी में एक एस्पेक्ट डिस्कस किया ना, सोशल एस्पेक्ट। वहां पर जो खामियां उठा के यहां भर देना, अच्छी बातें थोड़ी सी लिख देना, ऐसे कंप्लीट। योग और जीवन थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, या फिर अलग कह सकते हो, लेकिन अगर आपकी समझ बहुत अच्छी है तो आप इस पर भी ऐसे लिख लोगे। इसको इन कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं भाई, उनको अलग से ट्रीट करना होता है, लेकिन बाकी सब कह सकते हैं। अब करप्शन, करप्शन को स्टार्ट करोगे पॉलिटिकल से, पर करप्शन का एक पक्ष होता है आर्थिक भी, एक पक्ष होता है हमारा सामाजिक भी। तो पहले आप राजनीतिक पक्ष से स्टार्ट करोगे कि राजनीति में किस तरह से सारी चीजें हैं, प्रशासन में किस तरह से चीजें हैं, फिर आप उसको आर्थिक और सामाजिक पक्ष से जोड़ दोगे, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा भाई। 500 शब्द में ही लिखना है, कोई ग्रंथ नहीं लिखना है, तो आराम से लिख सकते हो अगर आपने इनके पॉइंट तैयार कर रखे हैं तो। सोशल मीडिया का प्रभाव, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसकी बात करेगा ये भी सोशल इश्यूज है।
ठीक है, इसको सोशल और पॉलिटिकल दोनों इशू में रखा जा सकता है। अगर एक समाज में बोलने की आजादी ही नहीं मिलेगी तो वहां पर विचारों का स्वस्थ आदान प्रदान नहीं होगा, और अगर विचारों का स्वस्थ आदान प्रदान नहीं होगा तो उससे क्या समस्या होगी, जो नए विचार हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। यहां पर एक दार्शनिक थे जर्मनी के एक दार्शनिक हीगल थे, आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हो। हीगल ने बहुत अच्छा मतलब एक वाद प्रतिवाद और संवाद मतलब एक थीसिस पूरी बताई थी कि होता क्या है, थीसिस होती है, फिर एंटीथीसिस होती है और फिर उससे सिंथेसिस बनती है। तो आदर्शवाद बेसिकली जैसे हीगल का आदर्शवाद कहते हैं, यहां पर अगर आप वैसी चीजें कोट करते हो तो पॉइंट आपको दूसरों से ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। फिर परिवार का बदलता स्वरूप, सोशल में हम पूरे गांव पर जो समस्याएं हैं अगर हम उसको लिख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जब आप उसी सारे बिंदुओं को उठाकर एक परिवार के ऊपर लागू कर देते हो, ठीक है, परिवार में भी जो महिला होती है उसकी स्थिति पुरुषों से हीन होती है, ठीक है, ये बात आपको क्लियरली पता है। दूसरी बात, जिनके पास पैसों का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो स्थिति में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, इन सब चीजों पर भी आप बना सकते हो। फिर परिवार की भूमिका कैसे बदल रही है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब आप नाभिक परिवार देख रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली देख रहे हो। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी मतलब कम से कम 2 से अधिक जो पीढ़ियां होती थी एक साथ रहती थी, मतलब कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी कह सकते हो। आज के समय पे हार्डली आप देखते हो पति पत्नी और बच्चे होते हैं सिर्फ, है ना, मतलब 2 ही पीढ़ी होती हैं, एक वर्तमान और एक आने वाली या जो चल रही, दोनों ऐसी, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप कैटेगरी कर सकते हो कि भाई पहले संयुक्त थी अभी न्यूक्लियर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। 2019 में जो आया था उसको भी आप देखो तो ये तो सीधा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आ गया, करंट से ओरिएंटेड भी है, और आप करना चाहो तो ये अलग से इसका एक खाना बनाकर इस पर भी थोड़ा सा चीजें कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी एआई की बहुत बातें चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 6G की बातें हो रही हैं, तो उस पर भी ऐसे पूछे जा सकते हैं भाई डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह पे, ये एक अलग कॉलम हो गया। फिर वापस से आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या वैल्यूज इन द प्रिम्बल, जब प्रिम्बल को ढंग से पढ़ेंगे ना तो उसमें 3 बातें की गई है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों पक्षों की बात है। तो यहां पर तो लास्ट में मैंने वही बताया ना आपको कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो पक्ष है उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, अगर आप वो जानते हो तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है उसमें इन्हीं की तो जो ये रोग हैं इनके उपचार ही तो बताए गए हैं, आप कर ले जाओगे। कास्ट इनइक्वालिटी सोशल एस्पेक्ट है, सामाजिक बात है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। द गोल ऑफ एजुकेशन ये भी सोशल है, लेकिन यहां पर आप एजुकेशनल और पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसको आसानी से जोड़ सकते हो। जो सामाजिक और जो राजनीतिक और आर्थिक पक्ष है उसको सामाजिक पक्ष के साथ जोड़कर शिक्षा पर एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। सेम उसी तरह शिक्षा का निजीकरण, ये स्टार्ट आप करोगे आर्थिक पक्ष के साथ, क्योंकि यहां निजीकरण आर्थिक पक्ष को दर्शाता है, फिर कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को जोड़ दोगे तो ये एक बेहतर ऐसे तैयार हो जाएगा। देखो ऐसे ना एक दिशीय नहीं होना चाहिए, मतलब एक दिशा में भागने वाला नहीं होना चाहिए, वो बहुत देशीय होना चाहिए, मतलब बहुत दिशा होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुत सारे उसमें डायमेंशन कवर होने चाहिए, तब जाकर वो एक बेहतर ऐसे माना जा सकता है। जहां पर आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसे में बेसिकली अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने वाले को। फिर युवा वर्ग और विदेश, युवा वर्ग मतलब एक सोशल एस्पेक्ट हो गया और विदेश एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, और दोनों को जोड़ दिया गया कि युवाओं की जो समस्या है अगर उनको हटा दो तो वो कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं विदेश में, या विदेश में जो युवा है उनकी क्या समस्याएं हैं और वो भारत के लिए किस तरह से एक एसेट की तरह काम करते हैं, एक धरोहर की तरह कार्य करते हैं। तो ये ऐसे आप इस तरह से कर सकते हो। उपभोक्तावादी समाज, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को जोड़ा गया है। जब एक समाज में किसी भी चीज के कंजप्शन बेवजह से होने लगे, जैसे फोन लिया आज मैंने, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा भाई, फालतू में कुछ वाद विवाद हो, कोई एक फोन लिया, कल दूसरा मॉडल आ गया, फिर मैं उस फोन को ले रहा हूं, फिर तीसरा मॉडल आ गया मैं उस फोन को ले रहा हूं। पहला वाला फोन भी सामने वाले से बात करा सकता है, दूसरा वाला फोन भी सामने वाले से बात करा सकता है, और तीसरा वाला भी। ऐसा तो नहीं कि तीसरा वाला सामने वाले से ना सिर्फ बात कराएगा बल्कि उठा के सामने ले आएगा, तो वो तो होना नहीं है। तो फालतू में 3 अलग अलग वेरिएंट लेने का क्या मतलब है, जब पहला वाला भी वही पर्पस सर्व कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी एक चीज से आपका कार्य मतलब सफल हो जा रहा है, आपकी इच्छाएं मतलब जो आपकी जरूरत है वो पूर्ति हो जा रही है, तो बेवजह की चीजों को क्यों खरीदना या उसका कंजप्शन करना या उपभोग करना। तो कहीं ना कहीं उस पर दिखाता है, और उसके क्या प्रभाव है समाज पे और पर्यावरण पे, दोनों पे लिखना है। सामाजिक पक्ष लिखना है, पर्यावरणीय पक्ष लिखना है, फिर आर्थिक पक्ष लिखेंगे। यहां पर राजनीतिक पक्ष नहीं लिखेंगे, चल जाएगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता सीधे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, डायमेंशन से स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है।
तो इसी तरह के आप ये जो हैं इश्यूज, आप सारे इश्यूज को अगर गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देख सकते हो भाई, ये तो करंट अफेयर वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अलग से करा दूंगा, जो इस पे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आपने ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, अगर आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सर हाँ इस तरह से समझ में आ रहा है चीजें, तो आप मुझे ऐसे करके एक बार पूरा समझा दो कि सोशल में क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारी लाइन से लिखवा दो, एक एक बिंदु पे अच्छे से नोट्स तैयार करा दो, तो वो सब देखा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उनको लिखिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एकदम डेडिकेटेड क्लास लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो फिर आप जो एग्जाम भी है वो एसएससी जीएसटी का जो है बैच बेसिकली पेपर 2 के लिए जो है हम लोग का चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वगैरह के नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, बेसिकली लाइव क्लासेस मैं ही लेता हूँ उसकी, तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों, ऐसे जो हमारा निबंध वाला खंड है उसके दोनों पार्ट को मैं करवाऊंगा। वहां पर आपको लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स आपको जो बताया गया उस तरह से मिल जाएंगे कि आप लास्ट टाइम पे बहुत आसानी से रिवाइज भी कर लोगे, और कोई भी टॉपिक आए आप पेपर को इजिली वहां पर कर पाओगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी है तो आप ये नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, आप इस पर संपर्क कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका आंसर कर दिया जाएगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।